हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। चलिए, तो आज देखिए इस वीडियो का टॉपिक है AS 22, यानी कि अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। सर देखिए, अकाउंटिंग तो है ही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और टैक्सेस ऑन इनकम जिसको वो हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। अब देखिए, इनकम टैक्स हो सकता है कि भारत में लग रहा हो सकता है किसी और कंट्री में कोई MNC है, तो टैक्सेस ऑन इनकम। अब इसकी अकाउंटिंग में भाई क्या इशू है? मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू। और जब ये स्टैंडर्ड देखिए नहीं आया था, उससे पहले हम लोग बड़ा सिंपल अकाउंटिंग करते थे। भाई P&L बनाया, सर उस समय P&L ऐसे बनाते थे, इसी फॉर्मेट में बनती थी। और टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अभी की जो इनकम टैक्स है दैट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। कभी कभी लगता है कि सर टैक्स में से एप्रोप्रिएट करना है, तो एप्रोप्रिएशन ओनर्स का होता है। ये तो लाइबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट है, ये पैसा तो देना ही पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है, इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बट दिस इज ए चार्ज। सो इनकम टैक्स इज ऑलवेज डेबिटेड टू P&L। तो अब देखिए हम क्या करते थे, ये मैं आपको बता रहा हूं AS 22 से पहले का, कि उस समय हम क्या करते थे। अच्छा, आपको पता है इनकम टैक्स जो है ना, वो अपना इनकम अलग ही कंप्यूट करता है, उसका अलग ही टोटल इनकम चलता है। इनकम टैक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से मालूम है कि जो टैक्स लगेगा बेटा वो टोटल इनकम पे लगेगा। टोटल इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इनकम जो P&L में आ रही है और जिस इनकम पे टैक्स लग रहा है, टोटल इनकम इज कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। उसके अलग ही रूल्स चलते हैं, हेड वाइज होगा। सर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फिर उसमें से डिडक्शंस मिलेंगी। अब सपोज करिए कोई कंपनी है एंड उसके पास में एग्रीकल्चर इनकम है। अब बेटा P&L में तो क्रेडिट करोगे ना, सर इनकम में तो लोगे ना, बिल्कुल लेंगे। सर इनकम टैक्स में देयर आर 5 हेड्स, और एक होती है एग्जम्प्ट इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। तो या तो इनकम 5 अलग अलग हेड में जाएगी या किसी हेड में नहीं जाएगी अगर एग्जम्प्ट है। अब क्या हुआ, अकाउंटिंग में एक ही P&L है, तो पांचों हेड की इनकम बेटा इसी P&L में जाएगी। देखो प्रोपराइटर है, मान लो कहीं नौकरी करता है, सैलरी मिली, यही क्रेडिट करेगा। हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, रेंट यहीं लेगा, बिजनेस इनकम यहीं आएगी, इवन कैपिटल गेन भी यहां आएगा, अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो भी इधर ही आएगा। इसके अलावा जो एग्जम्प्ट इनकम है, सपोज एग्रीकल्चर है, तो वो भी इधर ही आएगी। तो यहां पे जो नेट प्रॉफिट आएगा बेटा, और जो इनकम टैक्स में नेट प्रॉफिट या टोटल इनकम आएगी, वो शायद ही कभी सेम होती हो। इट इज ऑलवेज डिफरेंट, बिकॉज अकाउंटिंग हैज इट्स ओन मैथोडोलॉजी, और इनकम टैक्स के अपने रूल्स हैं। अब सपोज एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स हैं, तो यहां तो आएंगे ना नेट प्रॉफिट में। इनकम टैक्स में मेरे को उसमें एग्जम्पशन मिल गई 10A में, SEZ में था, तो बेटा यहां नहीं आ रहा वो। खैर क्या करते थे, जब AS 22 नहीं होता था
तो हम एज पर इनकम टैक्स इनकम निकालते थे, ये होता। इस पे बेटा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती थी और उसका हम यहां डेबिट कर देते थे। वॉट एवर टैक्स लायबिलिटी वो यहां पे डेबिट हो जाती थी और बात खत्म हो जाती थी। ठीक है, सिंपल। लेकिन उसके बाद में AS 22 आया और वो कहता है कि भैया देखो ये नहीं चलेगा। हमने कहा अरे इसमें क्या गलत है? तो कह रहे बेटा समझो तो सही। उनका कहना है कि आप हर चीज में एक्रूवल करते हो, तो यहां टैक्स के लिए भी आप एक्रूवल करो। हमने कहा जी जो टैक्स आ रहा है वही तो डेबिट कर रहे हैं। पेमेंट हुआ नहीं हुआ, डेबिट तो उतना ही हो रहा है जो टैक्स आ रहा है। ज्यादा पेमेंट हो गया एडवांस टैक्स, तो वो बैलेंस शीट में गया। कम हुआ तो लाइबिलिटी में आ गया। बट वॉट एवर टैक्सेस फॉर करंट ईयर दैट वी आर डेबिटिंग। तो उन्होंने कहा नहीं आप समझो बात को, समझाओ भाई क्या है। तो देखिए जो इनकम है वो दो प्रकार की है। एक है अकाउंटिंग इनकम और दूसरी है बेटा टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स। सर ये अकाउंटिंग इनकम मतलब नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड जो P&L में आ रहा है, और टोटल इनकम जो हमने एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करी है, इसका कंप्यूटेशन करते थे, ये जोड़ो ये घटाओ तो टोटल इनकम आती थी। अब इन्होंने कहा कि भाई देखो इन दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल है, मान लिया। अब उनका कहना है स्टैंडर्ड वालों का कि यार डिफरेंस दो तरीके का है। एक है परमानेंट डिफरेंस और दूसरा है टाइमिंग डिफरेंस। सर परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस मतलब ये कि जो मेरी इनकम है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट और जो मेरी इनकम है एज पर इनकम टैक्स, ठीक है ना, वो दोनों फिगर्स डिफरेंट है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो उन्होंने उसको दो हिस्सों में बांटा। परमानेंट डिफरेंस ऑब्वियसली वो डिफरेंस है जो कि रिवर्स नहीं है, और बेटा टाइमिंग डिफरेंस वो डिफरेंस है जो कि ओरिजिन एक पीरियड में हो रहे हैं बट आगे आने वाले ईयर्स में वो रिवर्स हो जाएंगे। सर ओरिजिन इन वन पीरियड एंड capable of being reversed in coming years। हो सकता है 1 साल में हो सकता है 4 साल में हो, बट वो रिवर्स हो जाएंगे। परमानेंट डिफरेंस ऑब्वियसली जो टाइमिंग नहीं है, सर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड। मतलब जो डिफरेंस अराइज हो गया और हो गया तो वो हमारा परमानेंट डिफरेंस है। लेकिन जो डिफरेंस अराइज हुआ इन वन पीरियड बट इज केपेबल ऑफ रिवर्सल इन फ्यूचर ईयर्स, इन फ्यूचर पीरियड्स, तो बेटा वो टाइमिंग डिफरेंस है। ओके सर फिर समझो, देखो डिफरेंस ना दो तरीके के हो सकते हैं। सर ये बेसिक थीम है, इसी पर एएस बेस्ड है। तो डिफरेंस ऑफ दीज टू इनकम दो तरह के हो सकते हैं। कैसे? अभी सपोज करो अकाउंटिंग इनकम है और बेटा इनकम टैक्स है, ठीक है, और मान लो एग्रीकल्चर इनकम है।
अब एग्रीकल्चर इनकम अकाउंट्स में तो इनकम में आएगी, पीएनएल में जाएगी सर। देखो कैसी भी इनकम हो पीएनएल में तो लोगे ना। तो एग्रीकल्चर इनकम पीएनएल में गई, इनकम में आ गई। इनकम टैक्स क्या करता है, उसको एग्जम्प्ट करता है, कहता है इस पर टैक्स नहीं। तो अगर इस साल मेरे को एग्रीकल्चर इनकम हुई से 10 लाख की, तो मेरी अकाउंटिंग इनकम टैक्स वाली इनकम से 10 लाख ज्यादा आएगी। क्यों? अरे सर अकाउंट्स में जोड़ेगी और इनकम टैक्स में ही जोड़ेंगे ही नहीं, कंपनी एसएससी है। तो एग्रीकल्चर इनकम एक डिफरेंस हो गया। अब ये बताओ क्या ये डिफरेंस आगे आने वाले ईयर में रिवर्स होगा? मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आगे इस पे आज इनकम टैक्स ने एग्जम्प्ट कर दिया तो ऐसा तो नहीं होगा आगे टैक्स लग जाए? नहीं सर, ये तो माफ है। तो ये डिफरेंस हो गया बेटा परमानेंट, ये परमानेंट डिफरेंस हो गया। ओके सर, इसी तरीके से सपोज करो कि आपका डेप्रिसिएशन है और एक एसेट पे हमने अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन लगाया वो मान लो 20 लाख है, और इनकम टैक्स में जब हमने उसी पे डेप लगाया तो वो 35 लाख हो गया। इनकम टैक्स में तो ब्लॉक सिस्टम है, फिर एडिशनल डेप भी मिलता है, फर्दर रेट ज्यादा है, तो शुरू में डेप ज्यादा आएगा। मान लो यहां हम एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा हमारा डेप हर साल 20 सॉरी ये 5 साल का मान लो है, 1 करोड़ का डेप लगा। इनकम टैक्स में क्या होगा? 35, 25, 18, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 12, 30, 3, 2, 5, 6, 90 और बेटा 10 लगा, दोनों जगह 100। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स में शुरू में ज्यादा लगा और अकाउंट्स में स्ट्रेट लाइन था, बराबर बराबर लगा। अब ये जो डिफरेंस है ना बच्चों, देखो ये रिवर्स हो रहा है। सर इस साल अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी और इनकम टैक्स में इनकम कम आएगी। इनकम टैक्स में हमने 35 लाख घटाया, अकाउंटिंग में हमने 20 घटाया, तो इनकम टैक्स में हमारी इनकम ज्यादा हो गई। मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 था, अब अकाउंट्स में तो 20 घटा 80 बचा, और इनकम टैक्स में वो 65 रह गया, 35 घट गया। तो ये जो डिफरेंस है देखो 15 लाख का, ये 5 का अगले साल भी अराइज हुआ, 2 रिवर्स हो गया, फिर ये 8 रिवर्स हो गया, फिर 10 रिवर्स हो गया। देखो यहाँ 15 का डिफरेंस अराइज हुआ, यहाँ 5 का अराइज हुआ, यहाँ 2 रिवर्स हुआ, यहाँ 8 रिवर्स हुआ, यहाँ 10 रिवर्स हुआ, 10, 18, 20, 15, 5, 20, नेट इफेक्ट इज 0। फिर से देखो, जो बेटा अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन हम फॉलो कर रहे हैं, सपोज 1 करोड़ की असेट है, डेप्रिसिएबल अमाउंट है और स्ट्रेट लाइन है 5 इयर्स में करना है, तो 20 लाख 5 साल में करोगे। इनकम टैक्स के रेट WDV के हैं, इनकम टैक्स रूल्स में दिए हैं, और नॉर्मली वो रेट्स हायर है, ज्यादा है। अब इनकम टैक्स में सपोज फर्स्ट ईयर में 35 लगा, जस्ट फॉर एग्जांपल है ये फिगर, टोटल तो बेटा उतना ही रहेगा ना। दूसरे साल 25, फिर 18, फिर 12, फिर 10, टोटल इज 100। आई होप मैंने गलती नहीं की कैलकुलेशन में, या करेक्ट। तो अब देखो ईयर वाइज देखो, फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग में 20 लाख का डेप माइनस हुआ, मान लो 100 का प्रॉफिट था बिफोर डेप दोनों जगह, तो यहां 20 माइनस हुआ, 80 प्रॉफिट बचा, यहां 35 माइनस हुआ, 65 बचा। तो इनकम टैक्स का इनकम और अकाउंटिंग का इनकम में 15 लाख का डिफरेंस है। सिमिलर 5 लाख का डिफरेंस अगले साल अराइज हुआ, लेकिन इसके बाद थर्ड ईयर में अकाउंटिंग में डेप ज्यादा लगने लगा, इनकम टैक्स में कम हो गया।
तो 2 का रिवर्स हो गया, एंड 8 रिवर्स हुआ, फिर 10 रिवर्स हुआ। तो ये जो डिफरेंस है ना बच्चों, विच इज केपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड इन कमिंग ईयर्स, सर ये आगे आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में रिवर्स हो रहा है। तो ये बेटा टाइमिंग डिफरेंस है, ये दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। और जब ये टाइमिंग डिफरेंस अराइज होगा तो माय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज कि ऐसी केस में आप डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। अगर परमानेंट डिफरेंस होगा तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, मतलब ये डिफरेंस तो है ही, क्या करें, कुछ मत करो, इग्नोर करो। क्या करोगे, उसको इग्नोर कर दो। सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, सो अकाउंटिंग इनकम और इनकम टैक्स वाली इनकम में डिफरेंस आएगा, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी। बट क्या करेंगे, सर कुछ नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, होगी एग्रीकल्चर, हमें क्या। सर लेकिन अगर डेप्रिसिएशन के कारण डिफरेंस आ रहा है तो दिस विल गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर कभी असेट अराइज होगा, कभी लायबिलिटी अराइज होगा, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस होगा, परमानेंट को इग्नोर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको दिखाया बेटा डेप्रिसिएशन में वो कैसे रिवर्स हो रहा है, किस तरीके से उसका इफेक्ट आगे वाले ईयर्स में उल्टा हो रहा है, यानी कि रिवर्स हो रहा है। सर अब देखिए क्या स्टोरी है, मैं बताता हूं, लेट मी क्लेरिफाई। सर अकाउंटिंग में और टैक्स में मान लो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 100 था, दोनों जगह सेम था, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हमने लगाया फर्स्ट ईयर में 20 और इनकम टैक्स में से 30। सर फिगर थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, इनकम टैक्स में 30% लगा, सर कुछ नॉर्मल डेप मिल गया, कुछ एडिशनल मिल गया, होता है। अब जो अकाउंटिंग इनकम थी बेटा वो 80 लाख आ गई और जो टैक्स में इनकम आई वो 70 लाख है, बिल्कुल ठीक है। अब जो टैक्स का रेट है वो मान लो 30% है, तो जब इनकम टैक्स लगेगा तो बेटा इस 70 पे तो लगेगा सर 21, और वो 21 ही तो मुझे देना है। देखो इस इनकम पे थोड़ी लगेगा, ये तो अकाउंटिंग में आ रही है। इनकम टैक्स टोटल इनकम पे लगता है, टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकलती है। डेप्रिसिएशन दोनों जगह हमने डिफरेंट अज्यूम किया, इनकम टैक्स में ज्यादा मान लिया, तो टैक्स जो है वो 70 लाख पे लगा बेटा, 30% अज्यूम किया 21, तो टैक्स तो 21 ही है, करेक्ट। तो ये हो गया करंट टैक्स। सर इसको बोलते हैं करंट टैक्स, जो वर्तमान टोटल इनकम पे लग रहा है। सो दैट इज आवर करंट टैक्स, ओके। देन व्हाट विल हैपन, सर अब इसमें जो 10 का डिफरेंस है उस पे 30%, 3 लाख, दैट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और टोटल टैक्स एक्सपेंस हो गया 24, और ये P&L में डेबिट करेंगे, और देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 माइनस 24, सो 56, ये बचेगा। क्या करा सर बेटा, जो हमारा करंट टैक्स है वो 21 है, तो वो प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए जो अकाउंटिंग इनकम है वो एक्चुअली ज्यादा है,
सर ये अकाउंटिंग जो इनकम है वो इनकम टैक्स वाली इनकम से ज्यादा है। तो अगर अकाउंटिंग इनकम टैक्स वाली इनकम से ज्यादा होती है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। मैं समझाता हूं सर, टैक्स इस 80 पे लगता है। देखो एक्रूअल क्या कह रहा है कि आपका जो 10 लाख का प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्स उस पर लगेगा ना, आज नहीं कल लगेगा, कल नहीं परसों लगेगा, बिकॉज इनकम टैक्स में आगे डेप कम हो जाएगा। तो वहां पे दोगे तो उसका प्रोविजन आज ही होना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि व्हेन यू आर शोइंग दैट इनकम इन करंट ईयर तो उसका टैक्स भी करंट ईयर में दिखाओ। वो देना बाद में है मेरे को, आगे आने वाले ईयर्स में मुझे टैक्स इनकम टैक्स में अधिक देना होगा क्योंकि डेप कम लगेगा। तो वो कह रहे हैं उसका प्रोविजन बेटा आज ही बनाओ, अभी बनाओ, और ये P&L में डेबिट करेंगे। तो देखिए एंट्रीज अगर करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स, ठीक है, ये लाइबिलिटी है 21, और टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 3, और P&L में 24 जाएगा। इस 80 पे 30%। बोले भाई अकाउंट्स में इस पे लगाओ, बाकी 3 देना पड़ेगा, आज नहीं कल देना पड़ेगा। ओके, करंट टैक्स जो है वो बेटा करंट लायबिलिटी है, और जो डेफर्ड टैक्स है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में 21 लाख का करंट टैक्स सर करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ये तो अभी देना पड़ेगा। और जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो तो आगे आने वाले ईयर्स की है, मोर देन 1 ईयर है, तो ये हमेशा नॉन करंट में जाएगी। डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी हमेशा नॉन करंट में जाएगी, कभी करंट नहीं होगी, बैलेंस शीट में शो करेंगे नॉन करंट। सर बात समझ आया? अब आगे क्या होगा, जब इनकम टैक्स में इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा लगेगा, लेकिन P&L में तब कम डेबिट होगा क्योंकि अकाउंटिंग में इनकम कम होगी, वो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स असेट इस तरीके से अराइज होती है। सिंपल है। चलिए तो बेटा एक बार असाइनमेंट पे आएंगे, इसको रीड करेंगे और फिर समझाता हूँ मैं आपको। डोंट वरी, बहुत आसान है, एक बार समझ आ जाएगा फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। सर AS22 prescribed by ICAI to be applied in accounting for taxes on income। तो जब आप टैक्सेस ऑन इनकम की अकाउंटिंग करोगे तो ये AS लगेगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, शंप सब पे लगेगा। AS20 था वो सिर्फ कंपनीज पे था, EPS शेयर, लेकिन टैक्स तो सब पे है ना भैया। सो दिस इज एप्लीकेबल टू अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस। दिस इज applied to match the difference of accounting income. Accounting income means, sir, this is net profit or loss for the period. हालांकि देखिए जो प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड निकलता है वो टैक्स के बाद होता है क्योंकि टैक्स इज ए चार्ज। कौन से? दोनों। सर ये जो फिगर है ना, दिस इज प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये वाली फिगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड है टेक्निकली, लेकिन ये बिफोर टैक्स होगा। और टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स में इनकम आ रही है वो, और जो अकाउंट्स में इनकम आ रही है बेटा वो, उसका डिफरेंस को लेकर के स्टैंडर्ड है। तो आप देखिए किस लेवल पे जाके सोच रहे हैं। जब स्टैंडर्ड नहीं था तो ये तो कभी होता ही नहीं था, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। करंट इनकम पे जो करंट टैक्स होता ना वो हम P&L में डेबिट कर देते थे, बट दे सेड कि नहीं भैया, जो 10 लाख की इनकम यहाँ एक्सेस है
उस पर आपको बाद में टैक्स देना होगा। तो इनकम आप दिखा रहे हो करंट पीरियड में, टैक्स उसका दोगे बाद में दिखाओगे बाद वाले पीरियड में, ये गलत है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो एक अलग ही लेवल पे ये स्टैंडर्ड है बच्चों, में ये कह सकता हूं। आइए अब पहला पॉइंट है, अकाउंटिंग इनकम इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज रिपोर्टेड इन P&L। तो है तो नेट प्रॉफिट लेकिन बिफोर टैक्स है, और वैसे नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स होता है। दूसरा टैक्सेबल इनकम इज द इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज पेबल। ये इनकम टैक्स जिस पर पे हो रहा है, तो दिस इज टोटल इनकम एज पर योर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और बच्चों किसी फॉरेन कंट्री में लग रहा है तो एज पर वहां का जो भी लॉ है। टाइप्स ऑफ डिफरेंस, अब डिफरेंस दो प्रकार के हैं, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस अराइज इन वन पीरियड एंड आर नॉट केपेबल इन सब्सिक्वेंट पीरियड्स। उसका कुछ होना ही नहीं है, इसके आगे बेटा स्टैंडर्ड है ही नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर हो गया। लेकिन जो टाइमिंग डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड घसीटेगा। तो पहला लिखा है टाइमिंग डिफरेंस आर डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम, ये वाला, एंड अकाउंटिंग इनकम, P&L होगी, that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent period। आगे रिवर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन का रेट या मेथड अगर डिफरेंट है। देखिए टाइमिंग डिफरेंस कब का अराइज होगा, तो बेटा डेप्रिसिएशन, मेरा एग्जाम्पल भी उसी पर था। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो इनकम टैक्स में डैप लगेगा और जो अकाउंटिंग में डैप लगेगा ओवर द लाइफ से 5 साल 10 साल टोटल विल बी सेम, लेकिन इनकम टैक्स में रेट अलग है, मेथड अलग है, अकाउंटिंग में रेट अलग है, मेथड अलग है। तो किसी साल इनकम टैक्स में कम होगा, किसी साल अकाउंटिंग में कम होगा, बट टोटल बराबर होगा। तो ये हमारा टाइमिंग डिफरेंस हो गया बच्चों। क्या हो गया? टाइमिंग डिफरेंस। सर एक साल में डिफरेंस आएगा, अगले में कम हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दूसरा है 43B। सर दूसरा एग्जांपल गिवन है 43B। 43B में क्या होता है, आपको शायद देखिए याद हो, इनकम टैक्स की सेक्शन है और वो कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस को हम अलाउ करेंगे ऑन पेमेंट बेसिस। हालांकि पेमेंट का टाइम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक हो सकता है, और यदि वो उस ईयर में अलाउड नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर में अलाउड होगा। 43B एक्सपेंसेस to be allowed on payment basis। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट है कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेंस है जो पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं। सर यही तो है ना 43B। अब कोई टैक्स है, एनी टैक्स, ड्यूटी, फी, ये पहला पॉइंट है। अब मान लो कंपनी के ऊपर GST लगा हुआ है, GST अलाउएबल है, और सपोज 20 लाख का GST हमने P&L में डेबिट किया, लेकिन हमने इसका जो पेमेंट है आफ्टर ड्यू डेट ऑफ ITR, रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद करा। सर देखो ध्यान से समझो, GST इनकम टैक्स में अलाउएबल है, यस सर। GST 20 लाख का हमने P&L में मान लो डेबिट किया, सर हमारे ऊपर लगा हुआ, हम डेबिट करेंगे। और जो उसका पेमेंट है वो हमने ड्यू डेट के बाद किया,
पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, पेमेंट बाद में होगा। तो अब क्या होगा, इनकम टैक्स में ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो फाइनेंशियल ईयर है कोई सा भी मान लो तो बेटा अकाउंट्स में मान लो इनकम आ रही है 80 लाख और एज पर इनकम टैक्स वही इनकम 100 लाख आएगी। देखो जीएसटी पीएनएल में डेबिट हुआ, बेटा पीएनएल एक्रूवल बेसिस पे बनाओगे, भले ही एज पर सेक्शन 43B ये एक्सपेंस अलाउड नहीं हो रहा है, इसकी डिडक्शन नहीं मिल रही है क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ, बट पीएनएल में तो डेबिट करूंगा ना मैं, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 80 मान लो। इनकम टैक्स में ये 20 लाख प्रॉफिट निकालते वक्त घटाया नहीं जाएगा, या अगर घटा दिया है तो ऐड बैक कर देंगे, डिडक्शन नहीं मिलेगी का यही मतलब है ना बेटा। तो इनकम टैक्स में प्रॉफिट हो गया 100। ओके, नाउ सर मेरा जो टैक्स का इनकम है वो ज्यादा है। अभी पिछले एग्जांपल में अकाउंटिंग इनकम was greater than total income as per income tax, तो deferred tax liability आई। अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है तो टैक्स बाद में दोगे सर, तो लाइबिलिटी है। और अगर बेटा अकाउंटिंग इनकम कम है एज पर टोटल इनकम अंडर इनकम टैक्स, तो डेफर्ड टैक्स असेट है। सर देख लो मैं बताता हूं, इतनी बात समझ आई। अकाउंटिंग इनकम सपोज 80 लाख है, 20 लाख का जीएसटी है जो पेमेंट टाइमली नहीं हुआ इसलिए डिसअलाउड हो गया, तो इनकम टैक्स के हिसाब से टोटल इनकम 100 हो गई, टैक्स 30 मान लो, तो बेटा करंट टैक्स हो गया 30। Am I right? अब देखिए 100 पे 30%, 80 पे 30% वुड हैव बीन 24, तो 6 लाख रुपए मैंने ज्यादा दिए सर, वहां मैंने टैक्स कम दिया था अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से, जो अकाउंटिंग इनकम थी वो ज्यादा थी तो टैक्स में कम दे रहा था। अभी मैंने टैक्स ज्यादा दे दिया, 80 पे 30% इज 24 और 100 पे 30% इज 30, सो 6 लाख मैंने ज्यादा पे करे जो कि फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेटा मैं पीएनएल में डेफर्ड टैक्स असेट ले लूंगा और पीएनएल में टैक्स एक्सपेंस आएगा 24 लाख। ठीक है सर, कैसे? देखो अभी 6 लाख ज्यादा दे दिए, अभी अगले साल पेमेंट हो गया तो पता है ये एक्सपेंस विल बी अलाउड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर? नेक्स्ट ईयर क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया और डिडक्शन मिलती है पेमेंट बेसिस पे, तो इस साल में हमने पीएनएल में डेबिट करा लेकिन डिडक्शन नहीं मिली, तो इनकम टैक्स में इनकम ज्यादा आ गई। अगले साल मान लो मेरा प्रॉफिट है सर 100 अकाउंट्स में, अब क्योंकि अगले साल पेमेंट हो गई तो 43 भी ये भी कहता है कि भाई अगर पेमेंट इस साल नहीं हुई है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट जब भी पेमेंट करोगे तब मिलेगी। ओके, तो मेरा इनकम टैक्स का प्रॉफिट 80 रह गया, ये 30, अब 80 पे बेटा 24 का टैक्स लगेगा, करंट टैक्स तो 24 ही है, और ये 6 लाख रुपए रिवर्स हो जाएंगे, डेफर्ड टैक्स ऐसे रिवर्स, तो पीएनएल में फिर 30 जाएगा। सर देखो पीएनएल में 80 पे 30 और 100 पे 30% हो रहा है, ये इस पे 30 हो रहा है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक अलग ही लेवल है। सर अगले साल जब मेरा इनकम टैक्स कम लगा, क्यों कम इसलिए लगा ना क्योंकि अलाउड हो गया वो एक्सपेंस,
तो 24 ही लगा, करंट टैक्स तो 24 ही रहेगा बेटा। लेकिन जो 20 लाख पे ये क्रिएट हुआ था ये रिवर्स हो गया सर, इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, तो हम उसको रिवर्स करेंगे। इस साल देखो हमने क्या एंट्री करी, इस साल बेटा हमारी एंट्री हुई P&L डेबिट 24 टू करंट टैक्स 30 और डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट 6। बेटा डेफर्ड टैक्स एसेट है ना, डेबिट हो गई। अगले साल क्या होगा, P&L डेबिट 30 टू करंट टैक्स 24 टू डेफर्ड टैक्स एसेट 6, वो रिवर्स हो जाए, P&L 30 डेबिट होगा। तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज हो रही है। तो देखिए जब कभी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी तो आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करोगे। अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी, और जब अकाउंटिंग इनकम कम होगी तो डेफर्ड टैक्स असेट। लेकिन आप देखो जब एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो तो देयर इज अ कंडीशन। क्या सर, लायबिलिटी में नहीं है, एसेट में कंडीशन है कि उसका जो रियलाइजेशन है इज वर्चुअली सर्टेन, अदरवाइज नहीं कर सकते। सर देखो लायबिलिटी रिकॉर्ड करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एएस कहता है कर लो, P&L डेबिट कर रहे हो, लायबिलिटी क्रेडिट कर रहे हो, कर लो, करनी ही है। एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो तो कह रहे रुको, ये बताओ ये रियलाइज हो जाएगी। सर प्रूडेंस, कभी कोई ऐसी एसेट रिकॉर्ड ना हो जाए जो बाद में रियलाइज ही ना, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड unless and until it is certain that we will be able to get that benefit. अगर वो GST हमें लग रहा है हम आगे भी पे नहीं करेंगे तो डिडक्शन आगे भी नहीं मिलेगी, तो एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नो सर 43B, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन में नॉर्मली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी क्योंकि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा शुरू में। 43B में डेफर्ड टैक्स असेट अराइज होगी। इसी प्रकार से कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डेफर्ड टैक्स असेट अराइज। कई बार ऐसा हो सकता है हमें लॉस हो गया, अब अकाउंटिंग में हमारे पास लॉस है -100, इनकम टैक्स में भी लॉस है बेटा -100, ये दोनों जगह प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेगेटिव फिगर। अब मुझे ये बताओ टैक्स कितना लगेगा, करंट टैक्स 0। सर टैक्स तो लगेगा ही नहीं, लेकिन भैया ये लॉस एज पर इनकम टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अगले साल मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 400 हो जाता है, तो इनकम टैक्स में जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो एडजस्ट होगा। 300 पे 30% ही मानते हैं, टैक्स लगेगा 90 का, तो अगले साल इनकम भले ही 400, अकाउंटिंग में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस थोड़ी डेबिट P&L में आता है, इनकम टैक्स में वो एडजस्ट होगा, लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। तो देखो 400 पे 30% 120 लगना चाहिए, पर 90 लग रहा है, तो यहां पे डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट हुआ 30 का, और जो नेट लॉस बचा वो बेटा 70 बचा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा लॉस में, अगले साल ये P&L में डेबिट हो जाएगा, ये करंट है, करंट टैक्स, और ये डेफर्ड टैक्स एसेट थी रिवर्स हो रही है, तो बेटा 120 हो गया टैक्स एक्सपेंस, 400 पे 30% है, तो अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स लगा रहे हैं अपन, ना कि इनकम टैक्स वाली पे, लेकिन परमानेंट डिफरेंस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस पे लगेगा। तो फिर देखो 3 ही रीजन है बच्चों, डिफरेंस टाइमिंग वाले ना एग्जाम में 3 ही तरीके का आएगा। एक है डेप्रिसिएशन,
डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करना डिफरेंस पे, बाद में रिवर्स होगी। 43B डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करना, बाद में रिवर्स होगी। लॉसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करना, बाद में रिवर्स होगी। पर ध्यान दीजिए, deferred tax asset can be recognized only when it is virtually certain that enterprise will be able to get economic benefits. हिंदी में that can be realized subsequently. सर ऐसा प्रूफ हो अपने पास, हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस हो कि हाँ हमारे को फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे ताकि हम लॉस एडजस्ट कर लें। तो देखिए, टाइमिंग डिफरेंस पढ़ रहे थे, असाइनमेंट पे आई पे। टाइमिंग डिफरेंस आर डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड एंड केपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड्स। यो तो ये है बच्चों, एग्जाम्पल्स आर नंबर 1 डेप्रिसिएशन, रेट अलग होता है, मेथड अलग होता है, रिवर्स हो जाता है क्योंकि टोटल डेप्थ तो भैया सेम रहेगा ना। ओके सर। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेंशन्ड इन 43B। 43B अभी समझा रहा था मैं आपको कि एक्सपेंस पेमेंट बेसिस पे अलाउड करते हैं। एग्जांपल दिया है सेल्स टैक्स, हमने जीएसटी लिखा था, एक्रूअल बेसिस बट नॉट पेड, तो सेल्स टैक्स विल बी अलाउएबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट, तो डिफरेंस हो जाएगा ईयर में। फिर कह रहे हैं डेफर्ड टैक्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर टाइमिंग डिफरेंस। अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्डेड। परमानेंट डिफरेंस ऐसे डिफरेंसेस हैं बेटा which originate in one period and do not reverse in subsequent periods. ये रिवर्स नहीं होते। एग्जाम्पल, कोई एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो गया, एक्सपेंस डिसअलाउड परमानेंटली, वो तो बाद में अलाउ हो रहा है। अब कुछ एक्सपेंसेस की बेटा डिडक्शन ही नहीं है इनकम टैक्स में। मान लो हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट कर दिया, अलाउड ही नहीं होगा। ठीक है सर, हमने कोई कैश पेमेंट्स कर दिए, अब कैश पेमेंट्स डिसअलाउड होते हैं 48(3), बाद में भी अलाउड थोड़ी हो जाएंगे, तो वो हमारा परमानेंट डिफरेंस ही रहेगा। एक्सेस एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च में, उसमें ज्यादा रिडक्शन मिल रही इनकम टैक्स में हम लोगों को। सही है बेटा। परमानेंट डिफरेंस डज नॉट रिजल्ट इन डीटीए और डीटीएल, कुछ नहीं करते इसको। नाउ रिक्वायरमेंट, सर दिस स्टैंडर्ड सेज कि वेन एवर यू हैव टाइमिंग डिफरेंस आप डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करिए। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है कि जो टैक्स है वो इस पे लगेगा ना कि इस पे। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिकॉग्नाइज टैक्स इफेक्ट वेदर करंट और डेफर्ड। करंट टैक्स भी रिकॉर्ड करो और डेफर्ड भी रिकॉर्ड करो बेटा, यही इस स्टैंडर्ड का बेस है। तो अगला है डेफर्ड टैक्स असेट। तो जैसा डेफर्ड टैक्स असेट मैंने आपको बताया, तो डेफर्ड टैक्स असेट एक्चुअली कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पर मैं करंट ईयर में इनकम टैक्स ज्यादा पे कर रहा हूं। देखो मैं दोबारा समझाता हूं। डेफर्ड टैक्स एसेट एक ऐसा सिचुएशन है सर, ऑब्वियसली टाइमिंग डिफरेंस पर है ना। डेफर्ड टैक्स असेट डीटीए, तो करंट ईयर टैक्स इज मोर, जो करंट ईयर का टैक्स है वो ज्यादा है एज पर इनकम टैक्स, और पे करना पड़ता है क्योंकि इनकम टैक्स में इनकम कम हो गई और अकाउंटिंग में हमारी इनकम, सर इनकम टैक्स में इनकम ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई तभी तो टैक्स ज्यादा लगेगा। तो ये डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉर्ड करते हैं लोग, लेकिन कंडीशन आपको मैंने बताया
आपको वर्चुअली सर्टेन होना चाहिए कि यस, हमको इस एसेट पर बाद में बेनिफिट मिलेगा और हम इसको रियलाइज कर पाएंगे, तभी कर सकते हैं। तो सर दिस अराइजेस व्हेन इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज हायर देन P&L, यानी कि टैक्स इनकम is greater than your accounting income, तो इस पर जो टैक्स लगेगा is greater than tax on accounting income, जो इस पे लगता बेटा उससे अधिक होगा और वो बाद में रिवर्स होगा, तो ये डेफर्ड टैक्स असेट है, क्रिएट करेंगे। और देखिए जब डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगी ना, तो बेटा ये P&L में क्रेडिट होगा, तभी तो लॉस कम हो गया मेरा। सर ये लॉस था, ये क्रेडिट किया मैंने P&L में, मेरा लॉस कम हो गया। एंट्री क्या सर क्रेडिट करोगे ना, तो बेटा डेफर्ड टैक्स असेट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो इसको एक तरफ हम इनकम मान रहे हैं, दूसरी तरफ बेटा असेट मान रहे हैं, वो भी कौन सी, नॉन करंट। बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट हेडिंग में आएगा, और जब रिवर्स होगी तो रिवर्स एंट्री होगी, तो P&L में वो डेबिट होगा, और एसेट क्रेडिट होगी तो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अपनी डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, डेफर्ड टैक्स एसेट अराइजेस व्हेन इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट is higher than income as per P&L. Therefore, tax to be paid is more. तो जो टैक्स हम पे कर रहे हैं is more. Then जो आपका टैक्स आता बुक इनकम पे, एक्चुअल P&L पे, P&L वाली पे कम लगता, तो डिफरेंस इज डेफर्ड टैक्स सर ड्यू टू डिफरेंस इन इनकम, और एसेट है ये सर, ये एसेट है, एंट्री डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट टू एसेट, तो एसेट ही रिकॉर्ड करोगे ना बेटा। ओके सर, इज ए क्लियर। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारा अकाउंटिंग इनकम कम होता है और इनकम टैक्स का ज्यादा होता है, तब तो एसेट हो गया। और कभी कभी क्या होगा बेटा, सर हमारा जो अकाउंटिंग इनकम है, ठीक है, इज ग्रेटर देन, वो ज्यादा है टैक्स इनकम से, और डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस है सर, परमानेंट से तो मतलब ही नहीं है ना, उससे डेफर्ड टैक्स नहीं होता। अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है टैक्स इनकम से, डेप्रिसिएशन। सर आप देखो मैंने आपको 3 रीजन अभी लिखवाए थे। डेप्रिसिएशन में क्या लिखा था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और 43B में क्या लिखा था, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉसेज डेफर्ड टैक्स एसेट। तो डेप्रिसिएशन एग्जांपल लूंगा सर, 100 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दोनों जगह, ये टैक्स का, ये इनकम अकाउंट्स का, डेप यहां मिला 20, यहां मिला 30, तो यहां इनकम हो गई 80, यहां हो गई 70। 70 पे टैक्स लगा 21, 30% मांग, 21 करंट हो गया, 10 पे बाद में देना पड़ेगा, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई, ये करंट टैक्स हो गया। तो P&L में 24 डेबिट होगा सर। एंट्री बेटा P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो ये देखो हम एक्सपेंस मान रहे हैं बेटा, और ये लायबिलिटी है ऑब्वियसली नॉन करंट, बैलेंस शीट में जाएगी, और बाद में जब रिवर्स होगी तो एंट्री रिवर्स करेंगे। So deferred tax liability arises when income as per income tax is lower than income as per P&L. असाइनमेंट देखो बेटा, टैक्स इज टू बी पेड इज लेस, तो हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो कम है, इस पे लगता तो ज्यादा लग जाता, बट इनकम टैक्स तो इनकम जो इनकम टैक्स से आएगी, तो डिफरेंस हमें बाद में देना पड़ेगा, तो इसको हम लोग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। तो देखिए
पहला पॉइंट, व्हेन अकाउंटिंग प्रॉफिट इज हायर देन टैक्सेबल प्रॉफिट, तो बेटा अकाउंटिंग प्रॉफिट जाता है, तो ऐसे केस में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। या फिर अगर पहले की असेट क्रिएट हो रखी है तो वो रिवर्स हो, ऐसा भी हो सकता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगी, और अगर पहले लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो हो सकता है वो रिवर्स हो। सर लॉस जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो एसेट क्रिएट करोगे, और जब लॉस सेट ऑफ होगा तो वो एसेट जो पहले क्रिएट करी थी वो रिवर्स होगी। ठीक है। पॉइंट 5, डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। सर देयर इज अ कंडीशन, और वो कंडीशन है रियलाइजेशन। मतलब आपको पक्का भरोसा हो, पूरा सर एविडेंस होना चाहिए, रीजनेबल सर्टेनिटी कि फ्यूचर में इनकम होगी जिससे आप लॉसेस एडजस्ट कर पाओगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट शुड बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच बैलेंस शीट डेट। फिर जो हर बैलेंस शीट डेट पे हम उसको रिव्यू भी करेंगे, कोई कंडीशंस चेंज हो गई, टैक्स के रेट्स चेंज हो गए, तो उससे हमारी जो एसेट या लायबिलिटी की अमाउंट है वो भी चेंज हो जाएगी, हम उसको भी देखेंगे। तो एन एंटरप्राइज शुड राइट डाउन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। सपोज एसेट कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये मान के प्रॉफिट होगा एडजस्ट, अब लग रहा है कि प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो पुरानी एसेट चली आ रही, राइट ऑफ करो बेटा, खत्म करो। ऐसी WDV रीस्टेट करनी पड़ेगी। ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, तो देखिए कहते हैं जो डेफर्ड टैक्स एसेट है बेटा वो आपकी प्रॉफिट में जुड़ेगी। डेफर्ड टैक्स एसेट बेटा P&L में क्रेडिट हो रही है ना, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट में ऐड करेंगे, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्रॉफिट में लेस करेंगे। सही। फिर कह रहे हैं जी अगर DTA और DTL दोनों का नेट करो, ये जब बैलेंस शीट में आप शो करोगे ना तो आप उसे नेट करके करोगे, DTA माइनस DTL। अब ऑब्वियसली असेट ज्यादा है तो असेट में दिखाओगे, लायबिलिटी ज्यादा है तो लायबिलिटी में दिखाओगे। तो सेकेंड पॉइंट है, इफ नेट ऑफ DTA DTL इज DTL, मतलब ये ज्यादा है तो नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा दो। अगला पॉइंट है अगर DTA ज्यादा है, नेट जो है DTA बच रहा है, तो नॉन करंट एसेट में दिखा दो। P&L में ये दोनों सेपरेटली शो करोगे। ठीक है। करंट टैक्स अलग लिखेंगे, डेफर्ड टैक्स जैसे मैं ये लिख रहा हूं ना इसी तरीके से लिखेंगे। तो P&L में बेटा दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे सेपरेटली। उसके बाद है डेफर्ड टैक्स एसेट इज सेट ऑफ विद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर लीगली एनफोर्सिएबल है कि हम कर पाएंगे तभी नेट करना ही है, नहीं तो नेट नहीं करना है। और सेम टैक्स लॉ है, मतलब एक आपका डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है अंडर इंडियन इनकम टैक्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रहा है किसी दूसरे देश के अंदर, मल्टीनेशनल है, तो आप नेट नहीं करोगे। और ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करी है, रियलाइजेशन के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, तो आप उसको भी डिस्क्लोज करोगे कि आप किस आधार पे ये कह रहे हो कि हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे और डेफर्ड टैक्स एसेट बेटा रियलाइज हो जाएगी। ठीक है। सो ये है AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अब बेटा थोड़े से क्वेश्चंस दिए हुए हैं छोटे छोटे, एंड आई थिंक आप कर लेंगे, तो अब आप ट्राई करिए। जो नहीं हो मुझे बताइए, आई विल रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। हो जाते हैं, वेरी गुड। और स्टडी मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस भी प्लीज़ कर लीजिए, आसान है, नहीं होगा मैं रिकॉर्ड कर दूँगा। ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय।